नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हम लीवर को लेकर बातचीत करेंगे, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट है, ऑपरेशन से और भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप जानना चाहते होंगे। इसके जवाब के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गैस्ट्रो सर्जरी एवं लीवर ट्रांसप्लांट के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शाश्वत सरीन जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ HPB सर्जरी। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हेल्थ फर्स्ट पे। सबसे पहले तो जानना यही चाहेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट किन मरीजों में किया जाता है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसी बीमारी, ऐसा ऑपरेशन है जो कि लिवर के ख़राब होने पे किया जाता है। मतलब व्यक्ति अब इस लिवर इतना ख़राब हो चुका है कि अब उसका जीवन आगे शेष रह पाना मुश्किल है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है लिवर ट्रांसप्लांट होने का। तो हमें उस लिवर को निकालना है और नया लिवर लगाना है। तो अब कैसे पता चलेगा किस मरीज़ में इतना लिवर ख़राब हो चुका है? उसके अंदर लिवर के कारण होने वाले जो लक्षण हैं वो इतने सीवियर हो जाएं जिनके कारण से अब उसका जीना दुर्लभ हो जाए। जैसे ऐसे मरीज़ के बार बार पीलिया होना शुरू हो जाएगा, ऐसे मरीज़ के पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा, पैरों में सूजन होगी, बार बार गफलत की स्थिति में जा रहा होगा, कई बार खून की उल्टियाँ होंगी, दिन रात का पता नहीं चल रहा होगा, कमज़ोर हो गया है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जा रही होंगी। जब आपकी स्थिति हो रही है उस समय आपको मानसिक रूप से मरीज़ को तैयार होना पड़ेगा कि अब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इस मतलब इन समस्याओं के कारण अब आपको जो लिवर का जो अंदेशा है ये अब आपका जीवन ज़्यादा दिन नहीं खींच सकता। तो आपका लिवर परिवर्तित करके एक नया पूरा लिवर लगाना, अच्छा लिवर लगाना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर शाश्वत, लीवर ट्रांसप्लांट आम आदमी यही समझता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे, कैडवरिक लीवर ट्रांसप्लांट और लाइव रिलेटेड लीवर ट्रांसप्लांट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जब आपको लिवर का ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, आप इस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि आपको एक नए लिवर जीवन आगे चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो इसमें दो तरीके से आपको लिवर मिल सकता है। एक, कोई जिसकी मृत्यु हो जाए तो वो अंगदान करे उस समय। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में बहुत कम है। लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो एक ये कमी महसूस होती है कि जितनी ज़रूरत है उससे कम ऑर्गन अवेलेबल होते हैं। इस स्थिति में ऐसा ज़रूरी होता है कि परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ना पड़ेगा जो जीवित है, जो उनके साथ है, 18 से 50 वर्ष के बीच में है, जो आगे बढ़ेगा और वो अपना लिवर, करीब आधा से दो तिहाई लिवर जो व्यक्ति को ज़रूरत होती है, जो परिवार में व्यक्ति को ज़रूरत होती है, उसको डोनेट करेगा। तो ये हो गया लिविंग डोनेशन। और जब अंगदान मृत्यु के बाद होता है तो उसको हम कैडेवरिक डोनेशन बोलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, किसी सामान्य लीवर ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट, क्या इन दोनों में फ़र्क है? बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि हर बार जब भी कोई लिवर ट्रांसप्लांट का मरीज़ के लिए जो परिवार है वो हमसे पूछ रहा होता है कि आप लिवर के ऑपरेशन तो आपने वार्ड में 5 मरीज हैं और इसका लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आप इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो हमें समझना ज़रूरी है कि लिवर का यह दोनों लिवर के ही ऑपरेशन है, लेकिन जब सामान्य लिवर का ऑपरेशन करा जाता है तो हम लोग उस लिवर का एक हिस्सा जहाँ पे ट्यूमर है, कैंसर है, कोई और बीमारी है, हेमेंजियोमा है या किसी और कारणवश ख़राब है तो हम उसको निकाल रहे हैं। तो उसमें बाकी का लिवर, उसका खुद का हिस्सा बाकी है, वो दूसरे से नहीं लिया हुआ है, स्वयं का लिवर आधा बाकी है। लेकिन हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो हमने दूसरे का अंग आपके मरीज़ के आपके अंदर लगाया, तो वह अंग हमारे शरीर का हिस्सा नहीं था। अब हमने दूसरे के शरीर के हिस्से से लिवर लेकर के आपके शरीर में लगाने के बाद में, क्योंकि वो बाहरी अंग है तो शरीर उसके लिए रिएक्ट कर सकता है, तो हमें उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है जिन्हें हम इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं। हम जब यह कर रहे होते तो आपका पूरा लिवर जो खराब है वो निकाल रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा ऑपरेशन है। फिर दूसरा उसमें स्थापित करना, वो भी एक बड़ा ऑपरेशन है, और उसके बाद में उससे जो असमंजस्य की स्थिति बाद में पहुंचने की संभावना है वो उसको संभालना, ये अपने आप में बड़ा कार्य है। इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट इस दुनिया की सबसे बड़ी सर्जरियों में माना गया है। इससे ऊपर सर्जरियाँ शायद धरती पे अभी कोई भी नहीं होती है। सबसे बड़ी सर्जरी लिवर ट्रांसप्लांट ही है आज की तारीख में। बिल्कुल। गैस्ट्रो सर्जरी में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं डॉक्टर शाश्वत? गैस्ट्रो सर्जरी में हम हर जगह हर तरीके के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन जो हम कहते हैं तो दूरबीन से होते हैं या चीरा लगा के होते हैं। इसमें अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। इसमें आंत का ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर ने बताया, लिवर, पैंक्रियास, बाइल डक्ट का ऑपरेशन, ऊपर खाने का रास्ता ईसोफेगस का ऑपरेशन, कहीं भी इनमें से कहीं कैंसर हो, नीचे छोटी आंत, बड़ी आंत में ऑपरेशन, कहीं रेक्टम के आसपास कहीं ट्यूमर हो उसका ऑपरेशन, इन सब का करते हैं। इसके साथ साथ आजकल बेरियाट्रिक सर्जरी की बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल ओवरवेट हैं, तो उसका ऑपरेशन भी हम करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम दूरबीन से कर सकते हैं और इस सब की सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। और क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी गैस्ट्रो सर्जरी का ही पार्ट है या इससे अलग है?
देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें समझना पड़ेगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर हम अगर नॉर्मली हम किसी हिस्सों को जानते हैं, हम गायनेकोलॉजिस्ट को जानते हैं, जो महिला की बीमारियों के जो यूट्रस वगैरह का ऑपरेशन है वो भी दूरबीन से होता है, वो भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। आजकल हार्ट के ऑपरेशन भी दूरबीन से हो रहे हैं, वो भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लंग्स के ऑपरेशन भी दूरबीन से हो रहे हैं, वो भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इन सब की जो शुरुआत हुई है वो पेट के दूरबीन द्वारा ऑपरेशनों से हुई है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वो है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब सबसे ज़्यादा काम में आने वाला लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, जो कि चीरे के ऑपरेशन को जिसने ओवर रूल कर दिया है, आजकल स्टैंडर्ड लैप्रोस्कोपिक है। तो पेट के अंदर होने वाले अधिकतम ऑपरेशन दूरबीन द्वारा करे जा सकते हैं। इसीलिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पेट के ऑपरेशन गैस्ट्रो सर्जरी का एक अभिन्न अंग हो गया है। जैसे हम कहते हैं पैनक्रियाज का ट्यूमर है, इसका ऑपरेशन विपल्स ऑपरेशन कहलाता था, जो बहुत बड़ा ऑपरेशन अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन होता था। या हम लिवर रिसेक्शन कहते हैं, ये अपने आप में बड़ा ऑपरेशन होता था। ये हम सामान्यतः आजकल लैप्रोस्कोपिक द्वारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये समझना होगा कि लैप्रोस्कोपिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैस्ट्रो सर्जरी के अंदर आता है, जो कि हम लोग ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। और गैस्ट्रो सर्जरी आज की हम बात करें या फिर लीवर के कैंसरों का, इसका इलाज कैसे किया जाता है? क्योंकि लोगों को आम लोगों को तो सिर्फ कुछ चीज़ें पता होती है, या तो कैंसर हो गया, कैंसर वर्ड आते ही ऐसा लगता है कि बहुत है, वही गंभीर है, बाकी सब तो हो जाएगा ट्रीटमेंट। कितना गंभीरता से इसे लेना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, हर आदमी एक हिस्सा कैंसर सर्जरी का मानता है और एक हिस्सा बाकी सारे विभागों का मानता है। बिल्कुल ठीक है। उसको ये लगता है कि एक अलग विभाग है। नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा, अगर आपके आमाशय में कैंसर है तो वो गैस्ट्रो सर्जरी का हिस्सा है। आपके लिवर का कैंसर, गैस्ट्रो सर्जरी वाला डॉक्टर उसको बारे में ज़्यादा जानकारी ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। हम लोग इसके लिए गैस्ट्रो सर्जरी के लिए ही ट्रेंड है। अंग जैसे अब टट्टी के रास्ते के हिस्से में ट्यूमर हो गया है, इन सब कैंसरों के लिए हमारे को गैस्ट्रो सर्जरी का हिस्सा कहलाएंगे। जो ऑपरेशन आंत, पैनक्रियाज, तिल्ली, लिवर के ऑपरेशन है जिनमें ट्यूमर्स होंगे, वो गैस्ट्रो सर्जरी का हिस्सा कहलाएंगे। जैसे आज हम माने कि हम यूरोलॉजी का माने, किडनी का कैंसर है तो वो यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं। अगर हार्ट में कोई बीमारी है तो वो हार्ट का डॉक्टर कर सकता है। लेकिन और ख़ास तौर पे एक कैंसर के जो ऑपरेशन होते हैं वो इन सब चीज़ों को थोड़ा डील करते हैं, लेकिन हम इसको गैस्ट्रो सर्जरी वाले ज़्यादा स्पेशलाइज फॉर्म में कर पाते हैं, ये हम ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। और सर्जरी, अलग अलग सर्जरी के करने का तरीका भी अलग होता है। वो उस वक्त के डॉक्टर ही बेहतर समझते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। गैस्ट्रो सर्जरी करने की विधि क्या क्या है, किस किस तरीके से की जाती है? एक चीज़ और बता दूं अभी पिछले सवाल से रिलेटेड, कि आजकल लिवर कैंसर के लिए सबसे उचित ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आजकल ट्रांसप्लांट हो गया है। ये मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पहले था कि लिवर कैंसर का सबसे उचित ट्रीटमेंट जो था वो था लिवर का कोई हिस्सा निकालना। लेकिन अब पूरे दुनिया में अब ये हो गया है कि अगर हम देखें कि लिवर को पूरा बदल दिया जाए तो लिवर कैंसर वापस आना बहुत कम हो जाता है। तो सबसे उचित ट्रीटमेंट, अगर मरीज़ जल्दी आता है हमारे पास, तो उसका ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट है। ये मैं दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और विधि को लेकर के गैस्ट्रो सर्जरी के क्या क्या तरीके होते हैं, या फिर गैस्ट्रो सर्जरी के डॉक्टर ने बताया अलग अलग तरीके हैं। तो आजकल अब ये हो गया कि जब सर्जरी एडवांस हो गई है तो और से और मरीज़ चाहते हैं कि उनका जो स्कार बने, जो सर्जरी के बाद जो रिकवरी हो वो जल्दी हो, और उसके लिए सबसे अच्छा आजकल लैप्रोस्कोपी रहता है। लैप्रोस्कोपी की सर्जरी करने के बाद मरीज़ जो होता है, जो नॉर्मल ओपन सर्जरी में 10 से 12 दिन में घर जाता है, वो लैप्रोस्कोपी के बाद 4 से 5 दिन में घर चले जाते हैं। उनको फीलिंग कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है, दे आर एबल टू काम पे वापस जल्दी जा पाते हैं। तो आजकल यही हो गया कि हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो वी आर प्रमोटिंग और हम लैप्रोस्कोपी की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हम लोग सामान्य सर्जरी जो चीरा लगा के, एक हिस्सा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, और एक जो नई विधि जो सब सारी दुनिया में स्टैंडर्ड हो रही है वो एक रोबोटिक सर्जरी भी आ रही है। मतलब वो रोबोटिक सर्जरी दूरबीन द्वारा करीबी सर्जरी की तरह ही है, लेकिन उसके अंदर थोड़े इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं और थोड़ा सा एडवांस तरीके की सर्जरी है जिसको करा जाता है, वो भी एक इसके अंदर हिस्सा माना जाता है। और एक आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि कैसी दिक्कतें या सिम्टम्स हैं कि मुझे एक गैस्ट्रो सर्जन को दिखाना है या गैस्ट्रो के मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाना है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। बहुत कॉमन होता है कि हमारे पास मरीज सपोज मरीज को खट्टी डकार हैं, ये दवाइयों से ठीक हो सकता है। आपको दस्त लग रहे हैं, दस्तों के लिए कोई ऑपरेशन नहीं बताएगा। अगर यह दस्त की समस्या ही आपकी सीवियर है और उसके अंदर जांच के बाद पता चला कि उसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मान लीजिए, या ट्यूमर के कारण दस्त हो रहे हैं, तो उसके अंदर ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है आगे जा करके। तो मेरी सलाह होगी कि इन जनरल गैस्ट्रो फिजिशियन, गैस्ट्रो मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं, मेडिसिन का डॉक्टर पहले उनको देख करके, जाँच करके, उनके बारे में पूरा विधिगत तरीके से दवाइयाँ दे करके उसको ठीक करता है। और अगर उनसे ठीक होने के बावजूद उनको पता चलता है
है नहीं इसमें तो ऑपरेशन की इंडिकेशन है, तब वो गैस्ट्रो सर्जरी भेजते हैं। तो हम बहुत बार कॉमनली मरीजों को देखते हैं कि उन्हें मरीजों के दिमाग में सामान्यतः ये होता है कि नहीं हम सर्जन को ही दिखा लेते हैं डायरेक्टली, हम क्यों फिजिशियन को दिखाएं। तो आई थिंक वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आई थिंक फिजिशियंस पहले उसको देख करके फिर वो अगर रेफर करते हैं दैट इज अ बेटर मेथड, दैट इज अ बेटर। वो एक प्रोसीजर भी है और इतना सोचने डरने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और भी बहुत सवाल है और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर भी जरूर आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। हमारे साथ डॉक्टर अजय मौजूद है और साथ ही डॉक्टर शाश्वत भी हमारे साथ। एक बार फिर आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। ब्रेक में जाने से पहले हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे। जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो एक आम इंसान, एक कॉमन मैन के दिमाग पे एक ही सवाल आता है कि कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसा लगेगा इसमें ट्रांसप्लांट में। वो जानना चाहेंगे कैसे खर्च होता है और कितना लोग, जैसे आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर हमारे को ना 3 हिस्से में इस बात को समझना बहुत अनिवार्य है। एक हिस्सा खर्चे का होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट वाले मरीज़ की जांचें होती हैं, क्योंकि हमारे को पूरी बॉडी का ऑलमोस्ट 100% जांचें, मतलब हमारे को अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे मरीज़ बहुत कमज़ोर स्थिति में होते हैं। दूसरा हिस्सा होता है ऑपरेशन के दौरान क्या क्या खर्चा होगा। तीसरा होता है ऑपरेशन के बाद में उनकी दवाइयाँ भी, क्योंकि महंगी चल रही होती हैं, उनको इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है और दवाइयाँ चल रही हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर हम शुरुआत की जांचें माने तो 35-40 हज़ार रुपये की जांचें डोनर और रेसिपिएंट की मिला करके इतने की तो होती ही हैं। इन जांचों के अलावा अगर हम ऑपरेशन के दौरान देखें तो ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 8-10 लाख रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि हमारे पास जो सामान काम में आने वाला है बहुत ज़्यादा बेशकीमती तरह की औजार और बेशकीमती तरह के जो डिस्पोजेबल आइटम काम में लिए जाते हैं। हमें ये समझना है कि क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इसमें सामान्यतः जब लिवर ट्रांसप्लांट 2 ऑपरेशन थिएटर में एक साथ चल रहा होता है, एक डोनर का एक रेसिपिएंट का, तकरीबन 50 से 70 आदमी एक साथ काम कर रहे होते हैं। उस दौरान में जब वो 4 घंटे चला, 6 घंटे चला, 8 घंटे चला या 12 घंटे ऑपरेशन चला, तो डेफिनेटली इसका खर्चा उस हिसाब से होता है। ऑपरेशन के बाद में अगर हम माने तो अगर पेशेंट 7 से 10 दिन तक रहता है तो उस टाइम पर उसके एंटीबायोटिक होते हैं, जो कि एक हाई एंड एंटीबायोटिक प्लस इम्यूनोसप्रेशन शुरू होता है। इम्यूनोसप्रेशन में क्योंकि बार बार उतार चढ़ाव चल रहा होता है, हमें बिल्कुल एक मरीज़ को स्थिति में लेके आना पड़ता है, तो उनका खर्चा और होता है। प्लस इन चीज़ों के लिए हमें रोज़ जाँच करनी पड़ती है, हमें सुबह भी जाँच करनी है, शाम को भी जाँच करनी है। इसमें बहुत मार्जिन ऑफ एरर, मतलब हमारे पास गलती करने की संभावना बहुत कम है, इसलिए हम लोगों को बहुत बार अधिक जांच करनी पड़ रही होती है, इसलिए इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। मरीजों का बहुत कॉमन सवाल है जो आपसे रिलेटेड, जो आपने पूछा उससे, कि मरीज अगर डिस्चार्ज होने के बाद में उसका कितना खर्चा आता है। भाई मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें समझना है, उन्हें कुछ समय तक एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेशन लेने हैं, दवाइयाँ जो कि उसके शरीर के अंदर अंग को, प्रत्यारोपण को सफल बनाए। तो ये दवाइयाँ खुशकिस्मती से लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर ताजीवन नहीं चलती हैं। इसके अंदर अधिकतर दवाइयाँ तकरीबन 1 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। तो पहले साल में उनका खर्चा मान लीजिए 10-12 हज़ार महीने का आ रहा होता है, तो साल भर के आखिर के अंदर उनका खर्चा बहुत कम हो चुका होता है। तो हमें समझना है कि इसमें पहला जो समय है यही ज़्यादा कॉस्टली है, इसके बाद जैसे स्टेबल हो जाता है उसका इनके खर्चे कम हो जाते हैं इन मरीजों के। और ये लगभग इतनी कॉस्ट है जो बढ़ती होगी। और लेकिन डॉक्टर शाश्वत, एक अहम सवाल ये भी है कि जब ट्रांसप्लांट हो गया, सपोज हमने किसी का ट्रांसप्लांट किया, एक उसके जहन में ये बात है कि हम सामान्य जीवन कितने वक्त में जी सकते हैं, और हाँ तो फिर उसमें कितना वक्त लगता है। एक हम डोनर की बात करें, रेसिपिएंट की बात करें, दोनों के तो दोनों बहुत अलग अलग तरीके से ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। जब रेसिपिएंट होता है तो एक ऐसी स्थिति में होता है कि उसके पास और कोई उपाय नहीं होता। तो रेसिपिएंट को बिल्कुल ठीक होने में करीब मैं बोलूँगा कुछ महीने लगते हैं। जब रेसिपिएंट हमारे पास अस्पताल में एडमिटेड रहते हैं तो करीब हम कहेंगे कि 20 से 25 दिन तक एडमिटेड रहते हैं ऑपरेशन के बाद। उसके बाद करीब उनको 2 से 3 हफ्ते और घर में थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है उनको, और उसके बाद करीब मैं बोलूँगा 3 महीने बाद वो अपना नॉर्मल काम रिज्यूम कर सकते हैं। और डोनर का अगर है ना, डोनर करीब 5 से 7 दिन तक हमारे पास अस्पताल में भर्ती रहते हैं। एक बार डोनर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो करीब 10 दिन 15 दिन बाद उनके टाँके कट जाते हैं, और करीब महीने भर बाद डोनर पूरा अपना रेगुलर एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, और 3 महीने से 6 महीने के बीच में जिम तक शुरू कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं हो। और उसके बाद में बिल्कुल एकदम सामान्य हो जाती है तो लाइफ। डोनर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ रहते हैं आफ्टर डोनेशन। दे अगर फीमेल है तो प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ सकते हैं, मेल है तो जिम जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पूरा रेगुलर काम रिज्यूम कर सकते हैं।
और रेसिपिएंट के लिए मैं ये बोलूँगा कि रेसिपिएंट का हमेशा रिस्क रहता है इन्फेक्शन का, थोड़ा आगे जाके भी रिस्क रहता है, तो उनको थोड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। वो आगे जाके 6 महीने साल भर तक फिर भी मास्क लगा के उनको रखना पड़ता है और थोड़ा सा देख रेख रखनी पड़ती है रेसिपिएंट। इसके बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट बीच में करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ऑपरेशन हो गया सब ठीक है तो हम एकदम सामान्य हो जाए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की डोनर जो जरूरत होता है, डोनर हम एक बार 2-3 महीने बाद उतना फॉलोअप का ज़रूरत नहीं होता, वो साल भर बाद भी दिखाते हैं। रेसिपिएंट को हफ्ते के हफ्ते शुरू में दिखाना पड़ता है। एक बार ऑर्गन शरीर में बैठ गया, उसके बाद कुछ महीने बाद वो आके हमें दिखा सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा सा वाक्य बताता हूँ आपको। अभी हमारा एक पेशेंट था, उसने बहुत समय के बाद में तकरीबन 1.5-2 साल बाद उसकी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप पर उसका एक वीडियो भेजा। तो वो फुटबॉल खेल रहा था, तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्दी वो इस स्थिति में पहुँचेंगे। तो उसने कहा ये आज का है, ट्रांसप्लांट के 1.5 साल बाद। अच्छा। तो मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि भाई वो उस स्थिति में आ गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप उस स्थिति में बहुत जल्दी 1.5 साल में आप इस स्थिति में आ सकते हो कि आपने खेल कूद की प्रक्रिया को आप नॉर्मल कर सकते हो। तो अच्छा, अंग दान करने के लिए भी मुहिम है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स चलाते रहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को मिल सके। वैसे तो हम घर परिवार में देते, लेकिन अगर हम कार्डियक ट्रांसप्लांट की बात करें कि इसमें एक अहम चीज़ ये भी होती है कि अगर मुझे खुद से परमिशन लेके और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे मरने के बाद मैं डोनेट कर सकूँ, लोगों को मिल सके, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि बहुत सारे एक तो वो लोग होते हैं जिसमें लोग मोटिवेट करते हैं कि आप करिए, दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें तरीका पता नहीं होता। देखिए बिल्कुल, आजकल जो एजुकेटेड सोसाइटी जितनी भी है उनको इसके बारे में नॉलेज है कि हमारे को डोनेट करना चाहिए। हर जना ये चाहता है कि उसके एक व्यक्ति की एक्सीडेंटल मृत्यु के बाद में वो तकरीबन 9 जनों को नई ज़िंदगी दे रहा है। तो लोगों में इच्छा आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि मैं क्या करूं जिससे लोग तक मेरा अंग चले जाएं। तो आपको देखिए, अब राजस्थान में भी एक मुहिम शुरू हो गई है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके लाइसेंस के ऊपर एक रेडी टू डोनेट का एक स्टिकर वो आता है फिक्स्ड, मतलब आपका लाइसेंस बनता है तो आजकल रेडी टू, आप उसके अंदर कंसेंट दे देते हो कि मैं अपना डोनेट करना चाह रहा हूँ, तो आपके लाइसेंस के ऊपर हमेशा देखा जाता है कि अगर आप एग्रीड हैं या नहीं। दूसरी चीज़ जो सामान्यतः आप कर सकते हैं, आप अपने पास में अपना एक लैमिनेटेड कार्ड बना के अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, जो कि अपनी पॉकेट में रहेगा। बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके परिवार वाले साथ में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपका वो एग्री करा जाएगा कि आप डोनेशन के लिए तैयार थे, आप डोनेशन करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, आप हमेशा अपने परिवार के जो साथ वाले जने हैं उनके पास में अपना एक कंसेंट आप साइन करके रखे जाएं, जो कि आपके अपने वाइफ, हस्बैंड, बच्चों को, माता पिता को पता हो कि आप देना चाहते हैं। तो यूजुअली परिवार वाले सब कंसेंटेड होते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली एक आपका साइन पेपर होता है, तो वो उसको दे सकते हैं भाई ये तो पहले से देना चाह रहे थे। तो ये तरीके हैं जिससे कि आप अपने अंग को आप दान करना चाहें और किसी को नहीं पता हो कि आप देना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा कैसे पता चले? वो लाइसेंस। और लेकिन क्या राजस्थान की बात करें, क्या यहाँ पर कोई ऐसी कमेटी है जहाँ पर हॉस्पिटल में आपको रजिस्टर किया जा सके, ऐसी कमेटी जो काम करती हो इसके? देखिए, अगर हम SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर इस तरह के कागज़ आपको मिलेंगे जो कि अपने भर के आप वहाँ जमा कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर जना जो डोनेट करना चाहता है, नॉर्मली जो भी अधिकतर लोग होते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पहुँच रहे होते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक वहाँ पर आप साइन करके अपना दे सकते हैं कि हाँ साहब मैं अपनी ओर से अपना अंग दान करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ मैं बोलूँ, आप अगर केवल ऑनलाइन में गूगल में सर्च डालेंगे कि मुझे रजिस्टर होना है ऑर्गन डोनेशन पे, तो सबसे पहली साइट और हमारी सरकार की खुलती है जहाँ पे आप बस सिंपली जाके एंटर कर सकते हैं और वो आप अपना सहमति वहीं पे दे दीजिए और आपको एक ऑर्गन डोनेशन का एक कार्ड मिल जाता है हाथ की हाथ। तो वही कार्ड आप जाके अपने फैमिली वालों को बता दीजिए तो सबको पता लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अगर करा है ऑर्गन डोनेशन और आपका मन है करने का, लेकिन अगर परिवार वालों को नहीं पता है तो जब दुर्घटना घटती है तो परिवार वालों कभी हाँ नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि परिवार वालों को आपका जो डिसीजन है वो पहले से पता हो। और परिवार के कौन कौन से सदस्य जो लीवर दान कर सकते हैं ज़रूरत, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब तो हम बहुत भागते हैं कि कैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर पहले से जानकारी होगी तो ऐसी सिचुएशन में हम टाइम पर वो काम कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कैडेवरिक डोनेशन के लिए तो कोई भी आप कोई भी सदस्य परिवार का, किसी भी उम्र का, किसी भी इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। कैडेवरिक डोनेशन के लिए आप बढ़ सकते हैं आगे। अब आपने एक बार अपना ऑर्गन ऑफर करा, उसके बाद वो ऑर्गन हेल्दी है नहीं ट्रांसप्लांट होने के लिए, वो बात की बात है। तो कैडेवरिक डोनेशन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी डोनेट कर सकता है, किसी भी उम्र का। और बात रही कि लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में कौन डोनेट कर सकता है, तो जनरली हम लोग कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और डोनर की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है,
तो इसमें हम रहते हैं कि सबसे फिट लोग ही आगे बढ़े डोनेशन के लिए। तो इसमें हम रहते हैं करीब से एक बाउंड्री रखते हैं, हम 18 से 50 वर्ष के बीच में परिवार का कोई भी सदस्य जो खून के रिश्ते में हो, जिसको और कोई बीमारी ना हो, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की कोई और बीमारी ना हो या कोई मेजर सर्जरी पहले ना हुई हो, तो वो आगे बढ़ के डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कॉमनली इसमें क्या होता है कि जो डोनेट कर रहे होते हैं और जिनको लिवर मिलना है, अगर आप कैडेवरिक डोनेशन की बात करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ मैं उसी को ही दूंगा। मतलब दोनों वो गवर्नमेंट सिस्टम है भाई, अगली बार आप रजिस्टर्ड हो गए हो और वहाँ जिसकी नीड होगी आपका है तो आपको देना है उसको, उसमें कुछ नहीं है कि हम इसे ही देंगे, वो नहीं कर सकते बिल्कुल। और ये सही तरीका भी, ऐसे में तो सब जानने वालों को मिलेगा, लीगल मेथड है और बिल्कुल सही मेथड है, सही तरीका है सरकार का। और एक चीज़ और है, कहते हैं कि आजीवन, इसमें ये क्या मिथ है क्या कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद आजीवन मेडिसिन चलती है या फिर कुछ टाइम के बाद ही खत्म हो जाती है? देखिए, सामान्यतः मेजर दवाइयाँ पहले साल चल रही होती हैं, आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, आपको हो सकता है अधिक दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ रही हो। अधिकतर मरीजों की 2 साल के बाद में जो हमारे मेजर इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं वो बंद होकर के कुछ इंस्टीट्यूट्स में उनको 2 दवाइयों को लोअर डोज में, कुछ को 1 दवाई को स्लाइटली हायर डोज में ऐसे रखा जाता है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। इसके बाद में हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, अगर अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ सामान्य है तो उनको दवाइयों को बहुत मिनिमल, ना के बराबर डोज में करा जा सकता है। लेकिन वो दवाइयाँ जिनका कि मेजर साइड इफ़ेक्ट है, वो दवाइयाँ बहुत शुरुआती दौर में ही बंद हो जाती हैं, मतलब कुछ महीनों बाद बंद हो जाती हैं। तो बाकी दवाइयों के साइड इफेक्ट उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे उनका अगर साइड इफेक्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो वो उसके लिए छोटी सी दवाई शुरू हो सकती है साथ में, तो ये मिनिमल दवाइयों के साथ आगे काम चल सकता है। हमें समझना है किसी आदमी को डायबिटीज़ है तो उसे समझना पड़ेगा उसे इंसुलिन ज़िंदगी भर लेनी है, ब्लड प्रेशर है तो उससे ब्लड प्रेशर दवाई ज़िंदगी भर लेनी है, किसी आदमी के खून का चकत्ता बनने की क्षमता कम है तो उसे ज़िंदगी भर दवाई लेनी है, किसी के तौरे कमीड़े आते हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों की दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेने का सोच सकते हैं तो ये तो एक छोटी सी बात है भाई, ये तो मिनिमल दवाई चल रही है। बिल्कुल। एक और बात है, क्योंकि अब ये रिसिपेंट की बात हमने की, डोनर की बात की, बहुत सारी चीज़ें समस्याएं भी आती हैं, लेकिन आम इंसान है ये सब चीज़ें अगर समझ भी चुका है, शुरुआत ही ऐसी ना हो, बहुत ध्यान रखें। और अगर एक बार हमने ट्रांसप्लांट हमारा हो चुका है, सबसे अहम बात ये, कितने वक्त तक वो प्रॉपर वर्क करेगा? क्या उसकी गारंटी होती है या आने वाले वक्त में उसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं? गारंटी तो दुनिया में किसी की नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो शुरुआत के 3 से 6 महीने बहुत क्रूशल होते हैं रेसिपिएंट के लिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है, एक तो सर्जरी होती है, बहुत बड़ी सर्जरी होती है, उसके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, और दूसरी बात रहती है पराया ऑर्गन उसी समय शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो जैसे आप जानते हैं, कुछ भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में अगर आती है तो हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट करता है, उसको फॉरेन समझ के रिजेक्ट करता है, तो हमें उसकी इम्यूनिटी कम करनी पड़ती है। तो शुरू में सबसे ज़्यादा शरीर का रिएक्शन रहता है, तो पहले 3 से 6 महीने में वो बॉडी रिजेक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। तो उस समय जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम दवा थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, धीरे धीरे करके शरीर उसको अपना स्वयं समझने लग जाता है। तो 6 महीने से लेकर 1 साल में धीरे धीरे करके दवाएँ कम होती हैं। जो मरीज़ 1 साल तक ठीक करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ट्रांसप्लांट में अराउंड 90% सक्सेस रेट रहता है 1 साल पे। तो जो मरीज़ 90% मरीज़ 1 साल में उचित और ठीक करते हैं, वो जनरली आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होती है उन मरीज़ों को। तो वो मरीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और लिवर तब तक काम करेगा जब तक आपका बाकी शरीर काम कर रहा है। तो ऐसे कोई ये सीमित समय नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो जब तक आपका बाकी शरीर काम कर रहा है, अपनी दवा रेगुलरली ले रहे हैं कि लिवर बैठे रहे आपके शरीर में, तब तक वो लिवर काम करेगा। अभी जैसे सबसे पहला ट्रांसप्लांट 1965 में हुआ था, उसके बाद से 30, 40, 50 साल तक लोग अभी तक जीवित हैं। तो ट्रांसप्लांट तब तक आगे चलेगा जब लिवर तब तक आपका आगे चलेगा, तब तक आपका बाकी शरीर ठीक से काम करेगा। मरीजों को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं जो कि देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो लोग शराब के सेवन के कारण लिवर ख़राब हुआ है। तो एक मरीज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछा कि सर, मैं लिवर ट्रांसप्लांट में कितने दिन बाद शराब शुरू कर सकता हूँ? तो मतलब अगर आप अपने शरीर को खराब करना चाहेंगे तो रास्ते 100 मिल जाएंगे, ये गलत रास्ता है। तो मतलब आपको समझना पड़ेगा, आप ख्याल रखिए, जब इतनी चीजों से आप गुजरे तो उसके बाद फिर आपको ही ख्याल करना है, जिंदगी गुजार सकते हैं अपनी ठीक रह करके। लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय, डॉक्टर शाश्वत, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोगों को एक डर भी रहता है इन चीजों को लेकर, तो कम से कम आप इतना तो समझ गए होंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। इतनी फैसिलिटी हमारे राजस्थान में खुद है, जयपुर में है, कि आराम से आप डोनेट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं ऑर्गन। लेकिन जो भी हो उसके बाद ख्याल आपको ही रखना है, और उसका ध्यान भी आप और आपके परिवार को ही देना होगा। डॉक्टर्स तो अपनी जिम्मेदारी निभाते ही हैं। चलिए, इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।